ठीक है। तो फिर अब इसी में जो आपका एनसीईआरटी की क्लास है, अभी जो हम लोग का चल रहा है बैच, उसमें अगला जो हमारी कड़ी है उसी को हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि केरल भारत के दक्षिणी, ठीक है, केरल जो है वह भारत के कैसी है, दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। जो केरल की पूरी क्या है, मछली पकड़ने वालों की पूरी सीन दे रखा है। कह रहा है कि केरल जो है वह दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। ठीक, एक तरफ क्या है उसकी समुद्र है और दूसरी तरफ क्या है उसका पहाड़ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा यहाँ, ठीक ना, क्या है, काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि उगाए जाते हैं। कहाँ पे उगाए जाते हैं, इस पहाड़ों वाले पे, ठीक ना। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ था। ठीक है, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी करने केरल आए थे। कौन कौन, अरबी, कौन आए थे, अरबी और यहूदी। ठीक है, ये व्यापारी थे, बाहर के रहने वाले थे। ये कहाँ आए थे, भारत। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, ध्यान रखिएगा, संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए होंगे। ठीक है, क्या करे होंगे, यहाँ आए होंगे। फिर कह रहा है कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपने स्टेट से दूसरे स्टेट इन द सेंस राज्य, देश में जाता है, चाहे वह व्यापार करने के उद्देश्य से जाए, रहने के उद्देश्य से जाए या नौकरी कुछ किसी भी तरीके से जाता है, अगर वहां पे जाने के बाद वहां की सिचुएशन उसको लगता है कि यहाँ बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, तो अपनी धर्म, अपनी भाषा, अपनी कल्चर, अपनी खान पान, अपनी रहन सहन को स्प्रिट के तरीके से फैलाता है, यानी कोशिश करता है कि वह वहाँ धर्म वह की प्रचार प्रसार हो, अपनी लैंग्वेज की प्रचार प्रसार हो, अपनी रहन सहन का प्रचार प्रसार वह व्यक्ति करवाना चाहता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कौन, इब्न बतूता। ठीक है, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे। कितना वर्ष पहले आए थे, लगभग 700 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था, आए थे। अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। क्या थी, इब्न बतूता जब भारत में आया और उसने जब लिखा तो उसमें लिखा है, वृत्तांत में लिखा है उसने कि भारत में जो मुसलमान थे, मोहम्मदन थे, उनकी काफी इज्जत यहाँ पे मिलती थी। ठीक है, फिर कह रहा है कि देखिए यहाँ पे वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे, वास्को डी गामा पानी की जहाज से कहाँ पहुंचे थे, पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। वास्को डी गामा जो था वह कहाँ, भारत के रास्ते, भारत को की खोज भी किया इन्होंने, ऐसा है। ठीक है, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अभी भी आप केरल में चले जाएंगे तो वहां पे ईसाई वालों की क्या है, प्रकोप ज्यादा है, यानी कि वहां के जो लोग हैं उसको इसको ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। ठीक ना, कौन कौन से, यहूदी है, इस्लाम है, ईसाई है, हिंदू एवं बौद्ध, इस सारे धर्म के लोग कहाँ रहते हैं, केरल में अभी भी दिखते हैं आपको। चीन के व्यापारी भी केरल आए। ठीक ना, यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला, क्या कहा जाता है, चीना वाला, यहाँ ध्यान से देखिएगा, चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे, भाई मछली, देखिए केरल जो है ना वो समुद्र एरिया में है, तो केरल में मछली की जो भोजन की अवस्था है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, नहीं तो यहाँ पे क्या होता था कि लोग जिस मछली को जिस बर्तन में, ठीक ना, क्या करते थे, तलते थे, जिसको कहते हैं ना फ्राई करते थे, उसे चीना हट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, चीना हट्टी, क्या कहते हैं, चीना हट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। बात समझ में आ रहा है ना,
चीनाहट्टी कहेंगे तो अनुमान लगा सकते हैं ना कि अरे चीन से जुड़ा हुआ वह शब्द दिख रहा है, चीन से मिलता जुलता शब्द है। ठीक, केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। मैंने बताया ना कि समुद्री एरिया जहाँ जहाँ होगा वहाँ मछली का खाने का जो संख्या होगा वह ज्यादा होगा लोगों की। ठीक है, देखिए ये अब इसमें कह रहा है जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। ठीक, इसमें यह कह रहा है कि केरल की भौगोलिक स्थिति में क्या था, मसाला था ना। ठीक, मसाले की खेती को संभवतः बनाए, वहीं लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति थी, मैंने कल पढ़ाया था ना क्लास में। ठीक, कि जो भौगोलिक स्थिति किसकी, वहां पे भेड़ वो पाले जाते थे, उसकी ऊन, उसकी भेड़िए की जो होता था उसकी रुआ, उसको काट के उसको हम लोग कंबल शॉल बनाते थे बेहतरीन तरीके से। ठीक, इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। मेन इसका मोटिव यही है। अगर हम लोग भारतीय हैं, हमारी कल्चर भारतीय, हमारी रहन सहन जैसी है, अगर हम पूरे विश्व के किसी भी कोने में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, तो हमारी जो रहन सहन होगी, हमारी खान पान होगा, हमारा पहनावा होगा, हमारी भाषा होगी, हमारी कल्चर होगी, ये सब कैसा होगा, इंडियन टाइप का होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान चाहे जहां भी जाए उसकी अपनी एक पहचान होती है। पहचान इन सेंस वो कहाँ है, किस तरीके से है, किस कल्चर का है, किस भाषाओं का है, किस रहन सहन का है, किस खान पान का है। ठीक है ना। चलिए फिर कह रहा है विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए काल की बात नहीं है। ठीक है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। बिल्कुल, अगर घर बैठे सबको भोजन मिलता रहे, पैसे मिलते रहे, जरूरतें पूरा होती रहे, तो वह व्यक्ति कभी घर से बाहर नहीं जाएगा। यानी कह रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना ही हमारे लिए कैसा है, उसके लिए क्या है, काम है, कमाना है, पैसे अर्न करना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। एक बात बताऊं, ग्रामीण एरिया में तो समझ में आती है, चूंकि एक कल्चर, एक भाषा, एक तरीके के लोग हैं, लेकिन जब शहरी एरिया में आप जाएंगे तो वहां आपके घर के बराबर में जो लोग हैं वो किसी और कल्चर के होंगे, इस बराबर में कहीं होंगे तो कोई और कल्चर के होंगे, कोई और धर्म के होंगे, कोई और, यानी अलग अलग विविधताओं वाले लोग शहर में एक जगह पे रहते हैं। ठीक है, अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सही कह रहा है। ठीक ना। अब हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति अगर मुहर्रम का त्यौहार मनाएगा, बकरीद का त्यौहार मनाएगा, ईद का त्यौहार मनाएगा, और हम दिवाली दशहरा मनाते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति क्रिसमस डे मनाता है, कोई सामने रहने वाला व्यक्ति बैसाखी मनाता है, तो हम क्या करते हैं, अगर ईद का टाइम आया है तो हम ईद का भी इंजॉय करते हैं, अगर दशहरा का टाइम है तो वह दशहरा का भी इंजॉय करता है। एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, घुल मिल जाते हैं, आपस में बहुत अच्छी संबंध हो जाती है और अपने एक दूसरे के कल्चर को हम लोग क्या करते हैं, बांट बांट के उसको जी रहे होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है विविधता में एकता। कैसी है विविधता में एकता? भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, इमेजिन करिए उस समय की बात है, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के, ठीक अलग अलग तरीके के लोग जो थे वो अंग्रेजों के क्या किए, अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी।
ठीक है ना, क्या किए थे, मिलकर लड़ाई लड़ी थी भारत को किसमें, स्वतंत्रता दिलाने में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सब तरीके के लोग थे। कहाँ पे, भारत से अंग्रेजों को भगाने में जो संघर्ष हुआ है, जो क्रांति हुई है, उसमें हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर तरीके के लोगों का योगदान रहा है। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं। अंग्रेजों के दिमाग में चल भी रहा था कि अगर हम भारतीयों को आपस में फूट डालें, यानी कि तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम यहाँ के हो, तुम मतलब इस तरीके से विविधताएं वाले तरीके से ना लोगों को अगर मोटिवेट करें कि नहीं आप हिंदू हो, आप मुसलमान से मत बात करो, आप मुसलमान हो, आप सिख से बात मत करो, इस तरीके का उसको लगा अंग्रेजों को कि भारत कैसी है, एक विविधताओं का देश है, यहाँ पे अगर हम दोनों सबको आपस में फूट कर रखेंगे तो हम अपनी शासन व्यवस्था बना रखेंगे। लेकिन भारतीयों ने ऐसा नहीं होने दिया, सभी विविधताओं को मिलाकर एक होकर और एक ताकत के साथ हम सब ने मिलकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। यही हमारी विविधताओं में एकता का ताकत है। ठीक है, तीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, एक दोहा है बहुत अच्छा, सुनिएगा इसको जरा। ठीक है, तीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। क्या लिखा है, गोली खा के सोए जालियावाला बाग में हम, जरा याद करिए, गोली खाकर सोए जालियावाला बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खूब के हमारे क्या है प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, क्या होती है, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगों के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे बहा के जाना। भारतीय जन नाट्य संघ का ये कितना अच्छा शायरी है, इसका बहुत बढ़िया मतलब है, तो देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए अब ये फोटो देखिए जरा। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता दिवस पर कुछ भाषण दे रहे हैं, उसकी फोटो है। ठीक, यह गीत जो था अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड, जब अमृतसर आप जाएंगे ना घूमने कभी, तो जहां पे स्वर्ण मंदिर है उसी के जस्ट पहले एंट्री गेट पे ही राइट साइड में, ठीक है, जालियांवाला बाग है। यह अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। यानी कि इनको ये नहीं पता था कि हम यहाँ मीटिंग के लिए बैठे, हम पे गोली अचानक भी चलाया जाएगा, ऐसा इनको नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भनक भी नहीं था। सारा गेट बंद करवा दिया, सारे गेट को, और निहत्था उस पर गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। भगदड़ हो गई। उस भगदड़ में कुछ लोग, इन कुआं था, कुआं, उस कुएं में जाके गिर गए, कुछ लोग गोली लगा, इस तरीके से वहां पे चीजें तहलका हो गया। पुरुष महिला, हिंदू मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। अंग्रेज का जो नीति था उसके विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे, ठीक है, इस झंडे
को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, बहुत बढ़िया बुक है इसका, देखिएगा आप, ठीक है, भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। ठीक, इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता, अभी बोल रहे हैं ना हम, अनेकता में एकता का विचार दिया। ठीक है, अनेकता में एकता का विचार दिया किसने? नेहरू जी ने। ठीक, आगे अभी अब प्रैक्टिस के लिए दे रहा है, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए, एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देखिएगा। अब आती है सरकार, क्या आती है? सरकार। ये है सरकार, लिख रहा है लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। बहुत बढ़िया लिख रखा है। देखिए अब यहां पे कह रहा है सरकार क्या है, क्या है सरकार क्या है। ठीक, देखिए यहां पे मैंने बताया था कि सरकार शब्द का मतलब ही होता है कि चुनाव होगा। यहां पे समझिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एक तरफ होगा लोकसभा, ठीक है, और एक तरफ होगा राज्यसभा। ठीक, तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? संसद। समझते चलिएगा। प्रत्येक 5 साल पे क्या होता है? इलेक्शन, किसका? लोकसभा का। और इलेक्शन होने में जिस राजनीतिक पार्टी को 50+1 सीटें प्राप्त हो गया, वह राजनीतिक पार्टी अपने लोगों का नाम लेकर लिस्ट बनाकर राष्ट्रपति के पास जाते हैं, और राष्ट्रपति क्या करती है? उनको शपथ की एक डेट फिक्स कर देती है, और जिस डेट को प्रधानमंत्री का शपथ होता है, ठीक उसी डेट से हम कहते हैं कि हमारी सरकार बन गई, यानी कि हम अब सरकार के अंदर जी रहे हैं, हमारा सरकार इस पार्टी की है। अब समझ में आ गया ना? चलिए, इसमें लिख रखा है, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकार हो, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। 2 तरीके की सरकार है, एक होता है केंद्र सरकार यानी कि मोदी जी वाला, और एक होता है राज्य सरकार। ठीक है, एक तरफ होता है केंद्र सरकार जो पूरे भारत के लिए काम करेगा, एक होता है राज्य सरकार जो एक स्टेट के राज्य के लिए काम करेगा, जैसे यूपी, ठीक, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जो भी मान लो आप। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आगे हम इस पे देखते हैं कि क्या क्या है इसका। देखिए इसमें कह रहा है कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। मैंने कहा ना कि हर देश में, हर देश के लिए होगा। जब तक आप अपने ऐसे समझिए आप कि बिना किसी नियम कानून का कोई देश, कोई समाज, कोई संस्था नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरीके से बिना सरकार का, बिना किसी गार्जियन का, बिना किसी ऐसे कह सकते हैं कि आप ऊपर किसी व्यक्ति सुपरमैसी का, अब कोई संस्था, कोई समाज, कोई परिवार को नहीं चला सकते। ठीक, यानी कि देश को चलाना है तो सरकार चाहिए, परिवार चलाना है तो गार्जियन चाहिए। क्लियर है ना? उसी तरीके से यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाए, अथवा
बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार की गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा ठीक है वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। अरे भाई सरकार का काम क्या है? जनता की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, है ना, रोजगार, जितने भी चीजें हैं उस सबको वह सुविधा तरीके से उसको प्रोवाइड करवाएगा, उसको उपलब्ध करवाएगा, वही सरकार कहलाता है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ठीक है, यानी कि अगर हम जिस देश के अंदर में हैं वह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारी विधि व्यवस्था कैसे सही हो, हमारी हर व्यक्ति को भोजन कैसे मिले, हर व्यक्ति को रोजगार कैसे मिले, हमारी सुविधाएं कैसी हो, हम आने जाने की सुविधाएं कैसी हो। ठीक, इस तरह सुविधाएं किसकी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। ठीक है, देखिए न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। बिल्कुल जरूरी होगा भाई। ठीक है, क्यों जरूरी है? जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। कुछ नियमों की जरूरत होती है तो सब पर लागू हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है। ठीक, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। भाई जिस देश में आप हैं और देश में सुरक्षा ही नहीं होगी, सुरक्षित ही आप नहीं हैं, तो सरकार किस काम का। ठीक है, लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें क्या करती है? लागू भी करती है। बात समझ में आ रहा है ना? नियम बनाना लिखा है ना, नियम बनाना, निर्णय लेना और अपने सीमाओं के लोगों पर उसे लागू भी करवाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ है कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल। ये सब कोई निजी व्यक्ति नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? सरकार का ही कर सकती है, सरकार का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए अब सरकार के स्तर के बारे में जरा हम लोग चर्चा करते हैं कि सरकार के स्तर क्या है। देखिए यहाँ सरकार के क्या क्या स्तर है। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार के ये सारे इंतजाम कैसे करती होंगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर एवं गांव एवं राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक ना, यानी कि लोकल मतलब राज्य के अंदर वाला सरकार भी होगी। एक सरकार होगी ये पूरे देश के लिए काम करेगी, जैसे केंद्र सरकार। ठीक है, स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। बस समझ आ रहा है? यानी कि यूपी गवर्नमेंट सरकार होगी, यूपी के लिए काम करेगी। हरियाणा सरकार होगी, हरियाणा के लिए काम करेगी। पंजाब सरकार होगी, पंजाब के लिए काम करेगी। लेकिन जो केंद्र सरकार होगी वह पूरी भारत के लिए काम करेगी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कामों के बारे में हम जानेंगे कि राज्य सरकार क्या काम करती है और सेंट्रल सरकार क्या काम करती है, यानी कि केंद्र सरकार क्या काम करती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दिखा रहा है, यह है राज्य। ठीक है ना, यह हमारा क्या है? राज्य है। ठीक है,
अब देखिए यहां नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नजर दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकती है कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित है? उनके आगे निशान लगाइए। अब इसमें निशान लगाना है आपको। क्या निशान लगाना है? हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय है। ये हरियाणा सरकार का, ये स्थानीय होगा कि राज्य का होगा? तो राज्य का होगा। ठीक है। पश्चिम बंगाल की सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये राज्य का होगा। ठीक। पश्चिम बंगाल की सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय किसका होगा? राज्य का होगा। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय किसका होगा? स्थानीय सरकार का होगा। जम्मू एवं भुवनेश्वर के बीच में नई रेल सेवा शुरू करने का निर्णय किसका होगा? ये होगा किसका? इसका, राष्ट्रीय सरकार का। चूंकि रेल जो है वो राष्ट्र का मामला है। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय किसका होगा? पटना में। ठीक है। यह वहां के स्थानीय सरकार का काम होगा। ठीक। भारतीय सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध का निर्णय किसका होगा? ये इसका होगा, यानी कि केंद्र सरकार का मामला है वो। ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें करना है काम। अब कह रहा है सरकार एवं कानून। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। ठीक। कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि हाँ हम भारत के देश में हैं लेकिन हम सरकार के कानून को नहीं मानेंगे, ये गलत है। ठीक। कानून अगर बनती है तो पूरे देश में मानना पड़ेगा। ठीक। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है, एक नियम है। ठीक है। अब यहां समझिए क्या कह रहा है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो न्यायालय जा सकता है। ठीक है। या वह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। सरकार पर डिपेंड करता है कि कैसी सरकार है। ठीक है। अब देखिए यहां पे लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में अब मैंने क्या कहा कि प्रत्येक 5 साल पे इलेक्शन होगा। इलेक्शन में वोट कौन देता है? आम जनता देती है। आप जिसको वोट देते हैं, जो व्यक्ति जीत के जाता है, ठीक, वही व्यक्ति सरकार बन जाती है और वही व्यक्ति कानून बनाता है। और कानून किसके लिए बनाता है? आपके लिए बनाता है। लागू कहाँ करवाना होता है? आपके बीच कानून लागू करवाना होता है। ठीक। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद वह यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजतंत्र में, यह राजा की बात कर रहा है, अब लोकतंत्र नहीं रहा, राजतंत्र हो गया, ध्यान रखिएगा। राजतंत्र में एक व्यक्ति का विचार ही कानून होती है और लोकतंत्र में इसकी पूरी जनता की विचार कानून बनती है। ठीक है। आगे, राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह
विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को ठीक है, राजा या लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते हैं और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। मतलब समझ में आ रहा है ना? लोकतंत्र में गलत होगा तो उसको सफाई देनी होगी, ठीक। विरोधी जो पार्टी होती है वो पूछता है, लेकिन राजतंत्र में कौन पूछने जा रहा है भाई? अपनी मर्जी है, जो बोल दे मुंह से, राजा बोल दिया वही कानून। या उसके राजा के कुछ सलाहकार लोग होते हैं जो उसको सजेस्ट करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो होगा वह किसका होगा? राजा का होता है, ठीक है। चलिए अब यहां कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में समझते हो ना, जनता के लिए, जनता के में से जनता की चुनी गई सरकार। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल लड़ी है, अंग्रेजों से नहीं। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। आप जिसको चुन के भेजते हैं वही कानून बनाता है। किसके लिए? आपके लिए। वह व्यक्ति कौन है? आप में से ही तो है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है जनता के लिए वह व्यक्ति लोकतंत्र का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा ही प्रतिनिधि को चुनते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी जो लोकतंत्र होगा उसमें लोग सरकार के अंदर में जाएंगे, लेकिन सरकार का भाग कब बनेंगे? जब आप जिसको चुन के भेजेंगे। अपने मन से कोई नहीं जा सकता, ठीक है ना। चलिए आगे। बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर, जैसे देखिए यहाँ वोट हो रहा है, वोट हो रहा है ना, इसमें इस सारे लोग मिलकर वोट करेंगे। जो अच्छा इनको लगेगा वो व्यक्ति जीत जाएगा, और जीतने के बाद कहां जाएगा? सरकार का पार्ट बन जाएगा, अंग बन जाएगा, ठीक है। सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं, ठीक। आज कल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे दे। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। यानी कि बिना किसी भेदभाव, समझिएगा मेरी बात, ठीक है, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी धर्म के, यानी किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। चाहे धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, साक्षरता हो, कुछ भी हो, उसके आधार पे हर व्यक्ति को, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतें और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? था, बिल्कुल था। यह उस समय की बात है जब हमारी एजुकेशन इस लेवल पे नहीं थी। हमारी घर के जो लोग थे वह जितने अच्छे जागरूक नहीं थे, उतने एजुकेटेड नहीं थे, सुविधाएं नहीं था, पढ़ते नहीं थे। जो लोग थोड़ी सी बड़े चिटे समाज के लोग थे वह सॉरी, वह खुद वोट डाल लेते थे, ठीक है। वह किसी महिलाओं को वोट बूथ पे नहीं जाने देते थे, बुजुर्ग को नहीं जाने देते थे। जो वर्चस्व वाले लोग थे लाठी के दम पे, बंदूक के दम पे कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर भारत की हर जनता जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, जिसका नाम वोट लिस्ट में है, वो वोट करता है, ठीक है। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलती थी जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था।
इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1938 में, ठीक 1931 1931 में यंग इंडिया, ठीक है, कौन सा? यंग इंडिया एक मैगजीन निकाला। उसमें लिखा गांधी जी ने कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीबी आदमी होने का गुनाह किया है। गांधी जी कहते हैं यंग इंडिया में कि यह बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। क्या? कि भारत में जिनके पास पैसा है वो वोट देगा, जो अमीर है वो वोट देगा, और जो अमीर नहीं है लेकिन शिक्षित है वो वोट देगा, जो अशिक्षित है वोट नहीं देगा। ऐसा नहीं हो सकता। ईमानदार है लेकिन अशिक्षित है, ईमानदार है वह गरीब है, उसको वोट नहीं देने दिया जाता था। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है वोट फॉर वुमेन। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। अपनी शक्ति जो है वो लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करनी पड़ती है, युद्ध करना पड़ता है, ठीक ना, तब जाके उसको सरकार ने शक्तियां दी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। समझ में आ गया ना? महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सरफेज, ठीक है, मूवमेंट, सरफेज मूवमेंट कहते हैं। सरफेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़ि धारणाएं बना रखी थी। ठीक है, बना रखी थी। अब यहां पे कह रहा है कि इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने और अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, किसकी? महिलाओं की। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, ठीक, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार 1928 में मिला। देखिए, कहने का मतलब इसका यह है कि सरकार ने जब तक आम जनता सरकारों से अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ा है, नहीं छीना है, नहीं मांगा है, तब तक सरकार कभी भी अपनी ताकत, अपनी जो उसकी जो पावर है, या जो सरकार जो एक तरीके से जो रखा है अपने हाथों में ताकत, वह ताकत जनता को नहीं दिया है, जो यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, आगे अब ये आपके क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं, एक सूची बनाइए। ठीक, सरकार के कानून को किस रूप में आप देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार का आवश्यक लक्षण क्या क्या है, ये सब क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। इसको करिएगा। ठीक है, अब आ रहा है विषय वस्तु। अब आ रहा स्थानीय सरकार और प्रशासन। स्थानीय सरकार और प्रशासन पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज की बात करता है। ठीक है, अब यहां देखिए क्या कह रहा है। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहां हम ग्राम सभा को देखेंगे
जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों को जवाब मांगते हैं। यानी कि आप ग्रामीण एरिया के अगर होंगे तो आपको समझ में आएगा, वहां भी प्रत्येक 5 साल पे चुनाव होता है, जिसको कहते हो ना प्रधान का चुनाव, मुखिया का चुनाव, प्रधान का चुनाव, ये सारी चीज वही कह रहा है। स्थानीय लेवल पे वही होते हैं और वह डिसाइड करते हैं। इलेक्शन उसका भी होता है, वहां भी लोग वोट देते हैं, उनमें से भी जो लोग को ज्यादा वोट मिलता है, यानी कि एक कह लीजिए 50+1 जिसको मिल गया वो जीत गया। ठीक है, इस तरीके से वहां भी होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आज का दिन बड़ा खास है, आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। पंचायत का इलेक्शन हुआ, प्रधान चुन लिए गए, सरपंच चुन लिए गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होती है? बैठक होती है। बैठक किस बात की होती है? बैठक इसलिए होती है कि पंचायतों में, ठीक है, जरूरी क्या है, क्या करना चाहिए, उसके लिए बैठक होती है। अगर लगता है तालाब बनवाना है, तालाब बनवाइए। अगर लगता है कि नहीं एक बच्चों को खेलने के लिए फील्ड कहीं बनवाना है तो फील्ड बनवाइए। अगर लगता है कि नहीं रोड पे लाइट की सुविधा करवानी है तो लाइट बनवाइए। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए बैठक होती है। हर 10 गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ग्राम सभा क्या होता है? एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से अधिक, एक से ज्यादा। देखिए पंचायत, अब आपको मैं बता दूं, ये एरिया है, इस एरिया में इसको पंचायत कह सकते हैं, लेकिन एक पंचायत में जनसंख्या के अकॉर्डिंग 2 से 3 गांव, 4 गांव भी हो सकते हैं। जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनसंख्या अगर कम है तो 3, 4, 5 गांव हो जाएगा। जनसंख्या अगर ज्यादा है तो एक गांव से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या करें। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार है, प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, अब यहां देखिए ग्राम सभा की बात कर रहा है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। होता है ना, गली गांव में अलग अलग गांव की सड़क होती है, जो एक मुख्य सड़क जो होता है जो जिला की तरफ जाता है, उसके लिए वह जोड़ता है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होती है। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी में से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में ही एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर देते हैं। यानी समझ में आ रही है बातें? गांव के लोग जब एक साथ बैठते हैं ना, तो किसी भी समस्या के निदान के लिए अपने अपने विचार देते हैं और जिनकी विचार सर्वोच्च होती है, अच्छी होती है, उस पर वह काम करते हैं। ठीक ना? तिजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया, उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था।
उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे से बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। अब सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। मतलब हर व्यक्ति एक अपना अपना आइडिया जो कहीं देखता है ना, वो अपना आइडिया पंचायतों में क्या करता है, देता है। ठीक है, अब ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी। क्या था? गरीबी। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना होता है ना भाई, गरीब कौन कौन है, उसके लिए इंदिरा आवास की योजनाएं बनाई जाएगी, घर बनाया जाएगा, उनके लिए सुविधाएं दी जाएगी। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच में खुसर पुसर होने लगा। ये तो भाई होता ही है, ठीक है, क्योंकि जहां भी जाएंगे आप, ये सब चीज आम बात है, होता है। ठीक, नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? ले, आ गया ना बात। ठीक, सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। लो, होता क्या है, पंचायतों में सब चीज होते हैं कि पंचायत में प्रधान के नजदीक जो लोग रहने वाले होते हैं वो लोग अपना नाम डलवा लेते हैं, और जो लोग थोड़ी सी दूरी वाले हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, चावरियल में उनको चाहिए सुविधा लेकिन नहीं मिल पाता, उसी का विरोध करता है लोग। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता था? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था। अमीर चंद कौन है? पहले गांव के जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। ठीक, सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहें। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा, सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। अरे भाई, गांव में भी कुछ लोग होते हैं ना जो सपोर्ट करते हैं, भाई गरीब है तो उसका नाम क्यों नहीं है। ठीक है, सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी। ठीक, और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, मतलब हमेशा होती है। ठीक ना, उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ठीक है, अब है यहाँ पे ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, देखो पंचायत के लिए भी फंड आती है, ठीक है, वो फंड उतना उसको खर्च करना होता है, तो उन्हीं पैसों से इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में
दर्ज कर दिया। ठीक है ना, चलिए आगे। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगे। ठीक है, उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। तो बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। यानी इसको कहते हैं ना BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, चलिए ये है, देखिए जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया। ठीक है, अब है पंचायत के 3 स्तर। पंचायत के 3 स्तर की बात करता है। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। किसका होता है? विकास खंड का। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। सबका अलग अलग काम बांटा गया हुआ है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका दे। ठीक है ना, यानी कि वह कह रहा है कि वह व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे और अपनी ताकत को मजबूत करे, अपनी डिमांड को रखे, अपने विचार को रखे। अभी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करना है। अब आता है गांव का प्रशासन। ठीक है, क्या आता है? गांव का प्रशासन। ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं अगली क्लास में। ठीक, अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इसको आप देखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक ना, ओके, थैंक यू।